Hello friends. So today we are going to discuss about the a important topic, that is nucleic acid, and it's related to the topic biomolecules. तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है एक मेजर बायोमोलिक्यूल्स होता है। हम जानते हैं हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल मिलता है, जैसे प्रोटीन्स हो गया, लिपिड हो गया, या कार्बोहाइड्रेट हो गया, शुगर हो गया, और इस तरह न्यूक्लिक एसिड भी मिलता है। तो ये एक मेजर बायोमोलिक्यूल है जो हर फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए एसेंशियल है। तो आज हम इसका केमिकल स्ट्रक्चर और रोल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड इज द बायोमोलिक्यूल इंपॉर्टेंट फॉर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। ये हर एक ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक के लिए जरूरी होता है, क्योंकि हम जानते हैं न्यूक्लिक एसिड बहुत ही एसेंशियल है। और ये जो होता है ये एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है, एसेंशियल होता है एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए। कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो छोटा सा वायरस क्यों ना हो और बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म ब्लू व्हेल क्यों ना हो, सबके लिए ये लाइफ परसिस्टेंस के लिए जरूरी होता है। तो न्यूक्लिक एसिड फर्स्ट डिस्कवर बाय द मिक्सचर इन 1869 फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ द पोस्ट सेल। तो ये मिक्सचर के द्वारा पहला डिस्कवर किया गया था 1869 में, पोस्ट सेल से किया गया था। पोस्ट सेल मतलब जो यूरिन में हमारा डेड सेल और डेब्रिस के तरह रिलीज होता है, तो उसी से इन्होंने इसको एक्सट्रैक्ट किया था। तो और ऑल्टमैन कोइन द टर्म न्यूक्लिक एसिड, ऑल्टमैन ने पहला नाम दिया था, ये टर्म कोइन किया था न्यूक्लिक एसिड का। So it is a biopolymer. What is the meaning of biopolymers? And it contains the repeating unit of nucleotide. तो हम पहले समझेंगे कि बायोपॉलीमर क्या होता है। बायो मीन्स लाइफ, जो ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। पॉलीमर मीन्स, पॉलीमर हम जानते हैं, हमने केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा। पॉलीमर क्या होता है कि एक स्मॉल यूनिट ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ मिलता है एक सब्सटेंस में। जब स्मॉल यूनिट रिपीटिंग यूनिट मिलता है तो उसी सब्सटेंस को हम पॉलीमर बोलते हैं। तो यह भी इट कंटेन द रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर भी एक रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिलता है, जिसके थ्रू वो क्या बनाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है। तो न्यूक्लिक एसिड आर जनरली टू टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। एंड डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो यूरिन में यूरिन हमारा एक्सक्रीट होता है, उसमें जो पोस्ट सेल पाया जाता है, तो इसी से जो मिक्सचर ने न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्ट किया था। एक्चुअली इसमें जो ल्यूकोसाइड होता है या उसी में से इनको एक्सट्रैक्ट किया गया था। तो यहाँ पर हम पॉलीमर समझने के लिए हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे बायोपॉलीमर हम बोल रहे हैं, पॉलीमर पॉलीमर हम आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मोती का हार है। तो मोती का हार में क्या होता है कि यहाँ पर एक मोती, दो मोती, तीन मोती ऐसे होकर पूरा मोती का हार बना होता है। तो उसी तरह ही जो पॉलीमर सब्सटेंस होता है वो उसमें जो हर एक मोनोमर से जुड़ के एक पॉलीमर बना हुआ होता है। उसी तरह जो डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड ऐसे जुड़ के पूरा एक न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट था पॉलीमर्स और बायोपॉलीमर्स के बारे में। तो उसके बाद हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। तो पहले मन में आएगा न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो हम समझेंगे कि न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ थ्री सब्सटेंस। एक जो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो तीन सब्सटेंस से बना हुआ होता है। एक होता है शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजनियस बेस, तीसरा होता है फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। तो ये तीनों चीजों से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो हमने न्यूक्लियोटाइड में डेफिनेशन में देखा था कि हमने पहले बोला था न्यूक्लियोटाइड प्लस फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट में न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में एक पेंटोज शुगर होता है और नाइट्रोजनियस बेस होता है, तो उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। और उसी न्यूक्लियोसाइड में जब एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो आप डिफरेंस याद रखना आपको चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हो कि एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, एक शुगर है, एक नाइट्रोजनियस बेस है और एक फॉस्फेट ग्रुप है। उसके बाद हम ये तीनों सब्सटेंस के बारे में जानेंगे, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड में के बारे में जानेंगे। तो पहले क्या है, पेंटोज शुगर। पेंटोज मीन व्हाट मीन्स, पेंटोज मीन 5 कार्बन। ये 5 कार्बन का शुगर होता है। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर, दैट इज राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। क्या होता है, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। जो राइबोज फाउंड इन द आरएनए, राइबोज शुगर जो मिलता है वो आरएनए में पाया जाता है, और डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है डीएनए में।
डीएक्सी राइबोज किसमें यूज है? डीएनए में। ये पेंटोज शुगर है क्योंकि 5 कार्बन का शुगर है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देख सकते हो ये है राइबोज, ये एक 5 कार्बन शुगर है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका अरेंजमेंट। लेकिन डीएक्सी राइबोज में देख सकते हो ये राइबोज की तरह ही दिखता है, लेकिन यहाँ पर सेकंड कार्बन में क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव होकर सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप है। तो यही डिफरेंस है कि राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज में। डीऑक्सी राइबोज में क्या है, सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव होता है या एलिमिनेट होता है, तो उसे हम डीएक्सी राइबोज बोलेंगे। राइबोज का ही वो एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो राइबोज शुगर जो मिलता है आरएनए में और डीऑक्सी राइबोज मिलता है डीएनए में। उसके बाद हम देखें नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस क्या बोला गया, क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन मिलता है और बेसिक इन नेचर होता है, तो इसको बोला जाता है नाइट्रोजीनियस बेस। इट कंटेन नाइट्रोजन कंटेन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। टोटल 5 बेसेस बिलोंग टू द 2 कैटेगरी। इसमें टोटल 5 ग्रुप ऑफ बेसिस मिलता है, जिसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया होता है। एक होता है प्यूरिन ग्रुप, दूसरा होता है पिरिमिडिन ग्रुप। तो पहले देख लेते हैं कि प्यूरिन ग्रुप क्या होता है और पिरिमिडिन ग्रुप क्या होता है। तो प्यूरिन ये डबल हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग होते हैं और डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या है, ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस जिसमें 2 रिंग है, एक जो पिरिमिडिन रिंग है और दूसरा है इमिडाजोल रिंग है। क्या है? इमिडाजोल रिंग। तो दोनों रिंग प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। इधर पिरिमिडिन हम देख सकते हैं, ये भी हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है लेकिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ये होता है पिरिमिडिन। तो ये डिफरेंस हो गया प्यूरिन एंड पिरिमिडिन के अंदर। अब हम देखेंगे ये जिसमें जो 5 बेसेस मिलते हैं ये कौन से ग्रुप में डिवाइड होते हैं इसी केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर। तो प्यूरिन्स के अंदर क्या हो जाता है, जो हमने बताया कि डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, उसमें कौन कौन आ जाता है? एडेनाइन एंड गुआनाइन। जो नाइट्रोजनस बेस है एडेनाइन गुआनाइन इसमें आते हैं, प्यूरिन्स के अंदर होता है। इसमें 2 रिंग पाया जाता है, मैंने बता दिया था आपको। और पिरिमिडिन्स होता है, इट इंक्लूड साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। इसमें 3 बेसेस आ जाता है, जो होता है साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। तो पिरिमिडिन मेड अप ऑफ सिंगल रिंग ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। इसमें सिंगल रिंग ऑफ कार्बन नाइट्रोजन मैंने दिखा दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक एडेनाइन है, गुआनाइन है, ये उसका स्ट्रक्चर है। इसमें एक्स्ट्रा ये यहाँ पर देख सकते हो इसका जो स्ट्रक्चर है डबल रिंग स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर जो हमने पिरिमिडिन बताया था सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर देख सकते हो ये सिंगल रिंग का है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर का पूरा डिटेल लेना चाहिए, मैं कभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो डीएनए में क्या क्या मिलता है, जो नाइट्रोजनस बेस मिलता है उसमें मिलता है एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ये चारों बेसेस मिलते हैं डीएनए में। आरएनए में क्या मिलता है? एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। तो यहाँ पर देख सकते हो आरएनए में थायमिन नहीं मिलता, थायमिन के बदले यूरासिल मिलता है। तो ये एक्सचेंज है, डीएनए में थायमिन मिलता है और आरएनए में यूरासिल मिलता है। तो ये हम नाइट्रोजनस बेस के बारे में, 5 नाइट्रोजनस के बेस में बारे में जान लिए। और ये इसके बाद उसका बॉन्डिंग हम जब डीएनए के स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो थर्ड ग्रुप न्यूक्लियोटाइड मिलता है एक होता है फॉस्फोरिक एसिड। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। और ये एसिड क्यों होता है? ये नेगेटिवली चार्जेस होता है और स्लाइटली इसका नेचर एसिडिक भी रहता है, तो इस फॉस्फोरिक एसिड बोला जाता है। इसी नेगेटिव के चार्ज के वजह से क्या बोलते हैं, जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है इसी फॉस्फोरिक एसिड के वजह से। सो इट कंटेन 3 मोनोवैलेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड ए डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम एंड ऑल लिंक्ड टू पेंटावैलेंट फॉस्फोरस एटम। इसमें देख सकते हो यहाँ पर एक फॉस्फोरस है जिसमें 3 मोनोवैलेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप देख सकते हो, और एक डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम ऐड हुआ है फॉस्फोरस से। और टोटल फॉस्फोरस कितना है? पेंटावैलेंट है, 5 पेंटावैलेंट है। तो ये था जो थर्ड कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड का। तो हमने देख लिया कि न्यूक्लियोटाइड में जो रहता है शुगर के बारे में, और उसके बाद नाइट्रोजनस बेस के बारे में, उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड के बारे में। तो अभी ये एक न्यूक्लियोटाइड कैसे तैयार होता है और किस चीज से तैयार होता है हमें कॉन्सेप्ट मिल गया। अब हम देखेंगे कि उसका जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनता है।
तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, यहाँ पर देख सकते हो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में जानेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली मीन्स मेनी, मेनी न्यूक्लियोटाइड माने एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ा होता है, जो मैंने बताया था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड है फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 और मोर न्यूक्लियोटाइड। इट द कंडेंसेशन ऑफ द मोस्ट कॉमनली occur in the 5 reaction phosphate group and of 1 nucleotide and 3 reaction group of the second न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर एक शुगर जो 5 कार्बन का स्क्वायर है, यहाँ पर 5th पोजीशन पे जो कार्बन होता है उसमें फॉस्फोरस ग्रुप, जो फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरस ग्रुप अटैच हुआ होता है, और यहाँ पर फर्स्ट पे क्या होता है, बेसेस लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर जब बॉन्ड एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के अंदर बॉन्ड बनता है, यहाँ पर जो 5 कार्बन से 5 डायरेक्शन फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पर जो मैंने बताया था 5 डायरेक्शन पोजीशन में जो फॉस्फेट ग्रुप है वो क्या करता है, बॉन्ड करता है वो अपने जो अदर एक न्यूक्लियोटाइड है उसका 3rd डायरेक्शन OH ग्रुप के साथ। इसका 5 डायरेक्शन क्या होता है, फॉस्फर ग्रुप, और इसका 3rd डायरेक्शन हाइड्रोक्सिल के ग्रुप के साथ बॉन्ड बनता है। जब बॉन्ड बनता है तो यहाँ पर क्या बनता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तब एक न्यूक्लियोटाइड जब और एक न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड करता है, कैसे बॉन्ड होता है कि जब उसका एक न्यूक्लियोटाइड का 5 डायरेक्शन फॉस्फेट ग्रुप अनदर न्यूक्लियोटाइड का 3 डायरेक्शन OH ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर देखते हैं 5 डायरेक्शन फॉस्फेट ग्रुप ने बॉन्ड बनाया, 3 डायरेक्शन OH ग्रुप और 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हुआ, और यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो ईस्टर बॉन्ड बनता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ईस्टर बॉन्ड जो होता है, और यहाँ पर देख सकते हो 2 ईस्टर बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पर फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड बनता है। तो इसी तरह पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक के बाद एक ज्वाइन होते जाते हैं, एक चेन बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम जानेंगे कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है उसमें क्या मिलता है, DNA एंड RNA जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सो DNA एंड RNA आर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर? ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना था, एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होता, वो तो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर था, एक चेन की तरह। लेकिन जब DNA RNA पूरा फॉर्म होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर के आकार में नहीं रहता, वो कभी कभार फोल्ड करता है, कभी कभार नॉन कोवैलेंट बॉन्ड उनके अंदर बनता है, वो तब प्राइमरी स्ट्रक्चर कन्वर्ट होकर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है। तो DNA consists of the 2 polynucleotide chain that wind together right handedly in a helical fashion। DNA जो होता है वो 2 polynucleotide chain से बना होता है, और ये राइट हैंडली एक दूसरे से वाइंड होते हैं, और RNA प्रेजेंट इन सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकल फॉर्म। RNA क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में पाया जाता है। तो आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर एक मैंने पिक्चर लगाया है जो क्लियर कॉन्सेप्ट आपको देगा। यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है, तो दोनों अनवाइंड हुए हैं, राइट हैंडली जो रोटेट किए हैं, और एक हेलिक्स तरह का स्ट्रक्चर बनाया है ये DNA। और RNA देख सकते हो ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, और यहाँ पर दिया गया है कि DNA RNA में डिफरेंस क्या है, इसमें डीऑक्सीराइबोज मिलता है, इसमें राइबोज मिलता है, और इसमें तीनों बेसेस कॉमनली मिलते हैं जो साइटोसिन, गुआनिन, एडेनाइन होते हैं, लेकिन जो DNA में थायमिन मिलता है और RNA में यूरासिल मिलता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद जो मैं बता रहा था DNA में जो वो लोग नॉन कोवैलेंट बॉन्ड करते हैं, डिफरेंट नाइट्रोजनियस जो बेसेस होते हैं वो खुद के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड करके यहाँ पर बनाते हैं। तो ये डबल स्ट्रैंडेड यानी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर DNA में पाया जाता है। तो ये था पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन DNA RNA के बारे में, और उसके अंदर क्या डिफरेंस है। उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट हम जानेंगे कि फ्री न्यूक्लियोटाइड ओनली DNA RNA के फॉर्म में नहीं मिलता है, कुछ फ्री न्यूक्लियोटाइड में के भी मिलता है। मतलब न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो DNA RNA होता है, लेकिन कभी कभी फ्री न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे मिलते हैं, और उसका बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। तो न्यूक्लियोटाइड मेनली फाउंड इन द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, beside it found in the free form and perform different vital function। so ये फ्री फॉर्म में भी मिलता है और डिफरेंट वाइटल फंक्शन करता है। दिस न्यूक्लियोटाइड में भी मोनो, डाई एंड ट्राईफॉस्फेट। तो ये क्या होता है, जो मोनोफॉस्फेट हो सकता है, डाईफॉस्फेट हो सकता है, ट्राईफॉस्फेट इसमें भी पाया जाता है। तो मैंने न्यूक्लियोटाइड क्या बताया था, न्यूक्लियोटाइड वही होगा जिसमें नाइट्रोजनियस बेसेस होगा, पेंटोज शुगर होगा, और उसमें फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो
ये तीनों न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है। सो सम एग्जांपल ऑफ द फ्री न्यूक्लियोटाइड आर द एएमपी। एएमपी मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीएमपी एंड जीडीपी एंड जीटीपी। जीएमपी मतलब गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, जीटीपी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये इसमें जो फॉस्फेट का नंबर बढ़ रहा है सिर्फ। तो यहाँ पर एक मेजर मॉलिक्यूल के बारे में हम तो जानते हैं, जो एनर्जी करेंसी सेल बोला जाता है, और एटीपी हम जानते हैं, कोएन एनर्जी कोएन बोला जाता है। तो इसके बारे में तो हम जानते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे। तो अदर भी फ्री न्यूक्लियोटाइड मिलता है, जैसे कोएंजाइम ए हो गया, एनएडी हो गया। एनएडी मतलब निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, एनएडी। एनएडीपी मतलब निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। उसके बाद एफएमएन मतलब फ्लाविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, एफएडी मतलब फ्लाविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये सारे सब फ्री न्यूक्लियोटाइड है। तो सारे के स्ट्रक्चर तो हम एनालिसिस नहीं कर सकते, इन आपको एक मेजर जो हमारे एनर्जी कोइन बोला जाता है एटीपी के बारे में बोलता हूँ। एटीपी एक फ्री न्यूक्लियोटाइड है। मैंने क्या बताया था, उसमें एक नाइट्रोजनियस बेस होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर एक एडेनाइन है, एक राइबोज शुगर है, और एक फॉस्फेट ग्रुप है। लेकिन ये फॉस्फेट ग्रुप मोनो हो सकता है, डाई हो सकता है, ट्राई हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो एडिनोसिन बोला गया है, जिसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। जैसे न्यूक्लियोसाइड होता है, उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप मिल जाता है, तो वो क्या बन जाता है, एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये मोनोफॉस्फेट हो गया एएमपी। उसके बाद दो फॉस्फेट ग्रुप जब ऐड हो जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यहाँ पर देख सकते हो डाइफॉस्फेट, दो फॉस्फेट ग्रुप इसमें। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये तीन फॉस्फेट ग्रुप। तो एटीपी जो बोलते हैं वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो उसमें एक नाइट्रोजनियस बेस होता है, राइबोज शुगर होता है, और 3 फॉस्फेट ग्रुप होता है। और यही जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, सेकेंड और थर्ड फॉस्फेट ग्रुप, ये एनर्जी क्या कहता है, इसमें एनर्जी स्टोर होकर होता है। और यही जब ब्रेक करता है, एटीपी हाइड्रोलिसिस होता है, एनर्जी हमारे बॉडी से, मतलब हमारे सेल में निकलता है जब एटीपी ब्रेक डाउन होता है। तो यही था मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एटीपी। तो इसी तरह हमने आज न्यूक्लियोटाइड के न्यूक्लिक एसिड क्या होता है समझे, उसके बाद उसका बिल्डिंग ब्लॉक जो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के भी समझे, डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में समझे, और कुछ फ्री न्यूक्लियोटाइड के बारे में भी जाने। तो ये सब था कंप्लीट कॉन्सेप्ट न्यूक्लिक एसिड के बारे में। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।